नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावी दौरे पर रहेंगे। पीएम दोनों चुनावी राज्यों में अलग अलग जगह जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश में सतना से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद छतरपुर और फिर नीमच में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री यहां उदयपुर में एक विशाल चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी झोंकी ताकत। पार्टी के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश में करेंगी चुनाव प्रचार। प्रियंका सतना और रीवा में जनसभाओं को करेंगी संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश में करेंगे चुनाव प्रचार। राहुल अशोकनगर के नई सराय विधानसभा में चुनावी रैली करेंगे। कांग्रेस नेता जबलपुर में करेंगे जनसभा और रोड शो। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी दलों ने प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में करेंगे चुनावी प्रचार। अमित शाह जशपुर विधानसभा में जनसभा को करेंगे संबोधित। अमित शाह पाथलगांव विधानसभा में रथ सभा में होंगे शामिल। वहीं कुनकुरी विधानसभा और चंद्रपुर विधानसभा में करेंगे चुनावी रैलियां। रायगढ़ विधानसभा में होगा अमित शाह का रोड शो। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की आज आखिरी तारीख है। राज्य में कुल 200 सीटों के लिए इस महीने की 25 तारीख को मतदान होगा। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार शुक्रवार तक दाखिल कर सकते हैं नामांकन पत्र। नामांकन पत्रों की जांच 13 तारीख को होगी। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए इस महीने की 15 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राज्य में कुल 119 सीटों के लिए इस महीने की 30 तारीख को डाले जाएंगे वोट। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का कर रहे हैं दौरा। भाजपा ने राजस्थान चुनाव आयोग से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नामांकन पत्र के शपथ पत्र में 2 मुकदमों की जानकारी छिपाने के संबंध में शिकायत की है। भाजपा ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से इस मामले में कार्रवाई करने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री पर दोनों ही मुकदमे गंभीर मामले के हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे का आज अंतिम दिन। राष्ट्रपति आज के स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम राजधानी देहरादून में होगा आयोजित। राष्ट्रपति कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। सवाल के बदले पैसे लेने के आरोप में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। लोकसभा की एथिक्स कमेटी आज अपनी बैठक में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म करने की सिफारिश कर सकती है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे और तोहफे लेने के लगाए थे आरोप। इस मामले को स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को भेज दिया था। महुआ मोइत्रा इस मामले में 2 नवंबर को एथिक्स कमेटी के सामने हुई थी पेश। महुआ ने माना था कि उन्होंने अपने अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड हीरानंदानी को किया था शेयर। भारत अमेरिका के बीच मंत्री स्तर की 5वीं 2+2 वार्ता शुक्रवार को नई दिल्ली में होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 2+2 वार्ता में हिस्सा लेंगे। दोनों देश रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग की करेंगे समीक्षा। पिछले साल चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता वाशिंगटन डीसी में हुई थी, जहां वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच एक वर्चुअल बैठक हुई थी। जम्मू कश्मीर के शोपियां के
कैथोहलान इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन TRF से जुड़ा एक आतंकवादी ढेर किया। विकास और हरित विकास के लिए बहुपक्षीय विकास बैंक और वैश्विक वित्त तक पहुंच को लेकर नीति आयोग आज नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। यह कार्यशाला समावेशी और सतत विकास के लिए ज्यादा आधिकारिक और निजी पूंजी का लाभ उठाने हेतु बहुपक्षीय विकास बैंकों को सुदृढ़ करने पर चर्चा और एक्शन को सुगम करेगी। नीति आयोग ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के साथ मिलकर आज नई दिल्ली में भारत में टिकाऊ भविष्य के लिए हरित विकास संधि इस विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन करेगा। इस कार्यशाला का उद्देश्य G20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा के अनुरूप भारत में हरित विकास एजेंडा को लागू करने से संबंधित चर्चाओं और कार्यों को सुविधाजनक बनाना है। हरियाणा में आज से 2 दिवसीय आयुर्वेद क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन होगा। 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना का एक दस्ता 13 से 17 नवंबर 2023 तक दुबई में होने वाले द्विवार्षिक एयर शो में भाग लेने के लिए दुबई के अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा। भारतीय वायुसेना के दस्ते में 2 स्वदेशी प्लेटफॉर्म, हल्का लड़ाकू विमान तेजस और अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव शामिल हैं। एयर शो के दौरान तेजस स्थैतिक और हवाई प्रदर्शन दोनों का हिस्सा होगा। उत्तर रेलवे ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर भीड़भाड़ से बचने के लिए नई दिल्ली से गोरखपुर, छपरा, गोमती नगर और बनमनखी जंक्शन के लिए त्योहार स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। साहित्य अकादमी आज राजधानी नई दिल्ली में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 वितरण समारोह आयोजित कर रहा है। समारोह में 23 भाषाओं में चयनित विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। यूजीसी ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को अपना परिसर स्थापित करने के नियम जारी किए। विदेशी विश्वविद्यालयों को परिसर में नए पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए यूजीसी की अनुमति लेनी होगी। भारत में परिसर स्थापित करने के इच्छुक विदेशी विश्वविद्यालय को विश्व के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में शामिल होना चाहिए। विदेशी विश्वविद्यालय देश में कई परिसर स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उसे प्रत्येक के लिए अलग से आवेदन करना होगा। यूजीसी ने कहा, विदेशी विश्वविद्यालय अपने परिसरों में शिक्षकों और कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से भर्ती कर सकेंगे। विदेशी विश्वविद्यालय के भारत में परिसर ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम संचालित नहीं कर सकेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2015 के बाद से टीबी के मामलों में 16% और टीबी मृत्यु दर में 18% की कमी को प्राप्त करने पर भारत की सफलता को मान्यता दी। WHO ने कहा, वैश्विक दर की तुलना में भारत में टीबी के मामलों में कमी की दर लगभग दोगुनी है। निक्षय मित्र अभियान के तहत विशिष्ट प्रगति दर्ज की गई। देश भर में महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए, इस अभियान को मिल रही है उत्साहजनक प्रतिक्रिया। अभियान में देश भर से 4100 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। सरकार की अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत देश भर में जल दिवाली कार्यक्रम का किया जा रहा है आयोजन। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में मनाई जा रही है जल दिवाली। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने वोकल फॉर लोकल इस विषय पर 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का उद्घाटन किया। 11 नवंबर तक खादी उत्पादों पर 20% तक की विशेष छूट भी उपलब्ध है। दुबई में एतिसलात अकादमी में दीपावली उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। 1 दशक से आयोजित हो रहे इस उत्सव में 10,000 लोग शामिल हुए। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार बनी हुई है चिंताजनक। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में आज भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI 432, RK पुरम में 453, पंजाबी बाग में 444 और ITO में AQI 441 दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण के चलते सभी विद्यालय आज से इस महीने की 18 तारीख तक बंद रहेंगे। दिल्ली के शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्रदूषण से प्रभावित लोगों के लिए अलग से साप्ताहिक OPD शुरू की गई।
हफ्ते में एक दिन चलने वाली इस ओपीडी में 5 विभाग के डॉक्टर बैठेंगे। ये ओपीडी हर सोमवार को दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच चलेगी। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमित शुक्ला ने बताया कि प्रदूषण से प्रभावित रोगियों की संख्या बढ़ रही है। वायु प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं आ रही हैं सामने। आज देश भर में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय उद्यमशीलता दिवस। उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है यह खास दिन। स्टार्टअप की दुनिया में भारत नंबर 1 बने, इसी संकल्प को पूरा करने की दिशा में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने 9 नवंबर 2014 को राष्ट्रीय उद्यमशीलता दिवस अधिसूचित किया था। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। भारत के पेट्रोलियम उत्पादों की मांग अक्टूबर महीने में 80,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ते हुए साल दर साल 4% बढ़कर 197,000 बैरल प्रतिदिन हो गई। अक्टूबर में कुल जेट ईंधन और केरोसिन की मांग बढ़कर 185,000 BPD हो गई, जो पिछले महीने से 1.8% अधिक है। भारत पर्यटन विकास निगम यानी कि ITDC ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली 6 माही में 246 करोड़ रुपए का कुल कारोबार दर्ज किया है। चालू वित्त वर्ष की पहली 6 माही के दौरान ITDC का कर 37.42 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली 6 माही में यह 23.29 करोड़ रुपए था। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने एक साल पहले की तुलना में जुलाई-सितंबर तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में लगभग 27% की वृद्धि के साथ 6,628.17 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की। घरेलू FMCG निर्माता डाबर इंडिया 7,000 करोड़ रुपए के नकद भंडार के साथ स्वास्थ्य देखभाल, घर और व्यक्तिगत देखभाल क्षेत्रों में अधिग्रहण के अवसरों की तलाश कर रही है। अडानी ग्रुप द्वारा श्रीलंका की राजधानी में विकसित किए जा रहे एक बंदरगाह टर्मिनल के लिए अमेरिका से $553 मिलियन का वित्त पोषण मिलेगा। सेबी ने सूचीबद्ध गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों से संबद्ध इकाइयों रीट और इनविट के पास पड़े निवेशकों की बिना दावे वाली राशि के मामले से निपटने के लिए प्रक्रिया तय की। प्राइम डेटाबेस के आंकड़े के अनुसार चालू वित्त वर्ष में कंपनियों और बैंकों ने अक्टूबर 2023 तक 5.3 लाख करोड़ रुपए जुटाए, जबकि इससे अक्टूबर 2022 तक यह आंकड़ा 3.7 लाख करोड़ रुपए था। जैविक उपज को बढ़ावा देने के लिए नवनिर्मित सहकारी संस्था नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने मदर डेयरी की 150 सफल दुकानों और ऑनलाइन मंचों के माध्यम से 6 जैविक उत्पादों की बिक्री शुरू की। हैदराबाद में रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने रिलायंस रिटेल के पहले स्वदेश स्टोर का उद्घाटन किया। कंपनी के अनुसार भारत की सदियों पुरानी कला और शिल्प को वैश्विक स्तर पर ले जाने के उद्देश्य से बने स्वदेश स्टोर में पारंपरिक कलाकारों और कारीगरों के उत्पाद तथा शिल्प बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। उद्योग संगठन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व उप प्रबंध निदेशक वेंकट नागेश्वर चलसानी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। RBI ने बैंकों और NBFC के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। IT गवर्नेंस जोखिम नियंत्रण से संबंधित ये दिशा निर्देश ग्राहकों के हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले डायरेक्टरों के लिए है।
केंद्र सरकार ने नवंबर महीने के लिए राज्य सरकारों को 72,961 करोड़ रुपए का कर हस्तांतरण जारी करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इस कर हस्तांतरण को सामान्य तिथि 10 नवंबर के बजाय 7 नवंबर को ही स्वीकृति दी जा रही है। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष तेज होता जा रहा है। इस बीच गाजा को चिकित्सा सहायता की दूसरी खेप मुहैया कराई गई है। इस चिकित्सा खेप से गाजा के अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों को काफी मदद मिलेगी। इससे पहले रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने कहा था कि गाजा शहर के कई अस्पतालों में चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन 2 वाहनों के क्षतिग्रस्त होने और रेड क्रॉस कर्मचारियों के घायल होने से योजना को छोड़ना पड़ा। वहीं एक संयुक्त बयान में संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि आपूर्ति की मात्रा गाजा पट्टी में जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अमेरिका के टेक्सास में एक केमिकल प्लांट में आग लगने से भीषण धमाका हो गया। अधिकारियों ने बताया कि केमिकल प्लांट के 2 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों से इलाका खाली करने के लिए कहा गया है। आग के कारण हाईवे 59 को बंद कर दिया गया। कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आग पे काबू पा लिया गया, लेकिन किसी के घायल होने की सूचना अभी तक नहीं है। इजरायल हमास संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में युद्ध प्रबंधन कैबिनेट बैठक बुलाई। इजरायल में हमास के हमलों से अभी तक हजारों की मौत हो गई है। वहीं फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि अब तक 1500 के करीब लोग मारे गए, उनमें 40% बच्चे हैं। बांग्लादेश में रेडीमेड परिधान तैयार करने वाले श्रमिकों द्वारा पारिश्रमिक में कम वृद्धि के विरोध में जारी प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प में एक महिला श्रमिक की मौत हो गई। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ ने कहा, अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान में आतंकी हमलों में 60% और आत्मघाती बम विस्फोटों में 500% की वृद्धि हुई। ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष पद के लिए प्रोफेसर अनुषा शाह को चुना गया। 205 साल के इतिहास में संस्थान के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतवंशी बनी। 37वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह आज आयोजित किया जाएगा। यह समारोह गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। समापन समारोह में मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। यह पहला मौका है जब गोवा में राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए। महाराष्ट्र ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। अगले राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित होंगे। समापन समारोह में खेलों की मशाल उत्तराखंड को सौंपी जाएगी। इससे पहले बुधवार को राष्ट्रीय खेलों में मुक्केबाजी में पुरुषों के 54 से 57 किलोग्राम भार वर्ग में सर्विसेज के चिराग ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। चिराग ने फाइनल में हिमाचल प्रदेश के मुक्केबाज को हराने में सफलता पाई। मुक्केबाजी में ही पुरुषों के 86 से 92 किलोग्राम भार वर्ग में सर्विसेज के ही कपिल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कपिल ने रोमांचक फाइनल में हरियाणा के नवीन को शिकस्त दी। मुक्केबाजी में महिलाओं के 52 से 54 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा के रिंकू ने स्वर्ण पदक जीता। रिंकू ने फाइनल में उत्तर प्रदेश की प्रजापति को शिकस्त दी। रिंकू ने मुकाबले को आसानी से 5-0 से अपने नाम किया। महिला हॉकी का स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश ने अपने नाम किया। फाइनल में मध्य प्रदेश ने हरियाणा को पेनल्टी शूटआउट में 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। महिला कबड्डी में हिमाचल प्रदेश ने शानदार खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक जीता। हिमाचल प्रदेश ने फाइनल में हरियाणा को हराने में सफलता पाई। पंजाब और राजस्थान ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुष कबड्डी में सर्विसेज ने आसान जीत के साथ स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में सर्विसेज ने हरियाणा को हराने में सफलता पाई। सर्विसेज ने मैच में शुरू से बढ़त हासिल करते हुए मुकाबले को आसानी से 34-25 से जीता। आईसीसी विश्व कप में आज के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना श्रीलंका से होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए न्यूजीलैंड को हर हाल में इस मैच को जीतना होगा। आईसीसी विश्व कप में इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को 160 रन की आसान जीत दर्ज की है। सेमीफाइनल की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी इंग्लैंड की प्रतियोगिता में ये दूसरी जीत है। इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स ने शानदार शतकीय पारी खेली। वो 108 रन बनाकर आउट हुए। स्टोक्स का विश्व कप में ये पहला शतक है। उन्होंने पारी के दौरान 6 छक्के और 6 चौके लगाए।
भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने आईसीसी की ताजा जारी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। गिल ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़ा। गिल ने पिछले सप्ताह श्रीलंका के खिलाफ 92 और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 23 रनों का योगदान दिया था। उन्होंने विश्व कप की 6 पारियों में कुल 219 रन बनाए हैं। विश्व कप में रनों का अंबार लगा रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली भी शुभमन गिल के साथ टॉप 10 की रैंकिंग में शामिल हैं। विराट कोहली चौथे नंबर पर हैं, जबकि रोहित शर्मा इस लिस्ट में छठे नंबर पर हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में मोहम्मद सिराज ने शीर्ष स्थान पर अपना दबदबा बरकरार रखा है। सिराज ने 709 अंक के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज से लंबी बढ़त बना रखी है। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने ओटीटी पर भी धूम मचाई। फिल्म ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी नया रिकॉर्ड बनाया है और दर्शकों द्वारा सबसे ज्यादा देखी जाने वाली पहली पसंद बनी। द लेडी किलर थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को अधूरा ही रिलीज कर दिया गया। डायरेक्टर अजय बहल ने माना 17 पेज के स्क्रीन प्ले के 30 पेज की कहानी शूट ही नहीं की गई। फरहान अख्तर ने डॉन 3 के लिए प्रियंका चोपड़ा को लेने का मन बनाया। एक्ट्रेस ने भी इस फिल्म के लिए हाँ कहती है। डॉन 3 में रणवीर से लीड रोल में होंगे। हाल ही में डीपफेक वीडियो को लेकर जबरदस्त चर्चा में रही रश्मिका मंदाना पहली बार पब्लिक के सामने दिखी। वह मीडिया से बचने की भी कोशिश करती दिख रही थी। बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता अभिनेता अल्लू अर्जुन की तारीफों के बांधे पुल। बिग बी ने इंटरनेट पर वायरल हुए अल्लू अर्जुन के श्रीवल्लभी गाने के डांस स्टेप की प्रशंसा की। अभिनेता पंकज त्रिपाठी अभिनीत फिल्म मैं अटल हूं की शूटिंग पूरी हो चुकी है। निर्माता विनोद भानुशाली भी इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में दिखाई देंगे। अजय देवगन, दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह की फिल्म सिंघम अगेन की चर्चा पिछले काफी समय से हो रही है। इस बीच दीपिका पादुकोण के लेडी सिंघम लुक के बाद अब मेकर्स ने करीना कपूर का भी लुक जारी किया। सुपरस्टारर हाउसफुल 5 इन दिनों काफी चर्चा में है। इसी बीच 15 जनवरी 2024 से फिल्म की शूटिंग शुरू करने की जानकारी बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने फैंस को दी। बाहुबली फेम एक्टर प्रभास आने वाली फिल्म सालार को लेकर चर्चा में है। अगले महीने दिसंबर में फिल्म रिलीज होगी। गदर 2 के बाद अनिल शर्मा ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है। इस फिल्म का नाम जर्नी है। इस फिल्म में नाना पाटेकर होंगे। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।